नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर रक्षा क्षेत्र से। हाल ही में प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया है। रक्षा उपकरणों के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र से रक्षा क्षेत्र के लिए डिजाइन और विकास प्रक्रिया में सहभागिता करने के लिए आग्रह किया। आपको बता दें कि भारत वर्षों से विश्व में रक्षा उपकरणों के शीर्ष 5 आयातकों में से एक रहा है। देश के रक्षा उपकरणों का केवल 30% हिस्सा ही घरेलू स्तर पर मुख्य तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्मित होता है। यदि आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में मौजूदा चुनौतियों की बात करें तो रक्षा आधुनिकीकरण और रक्षा क्षमताओं में निम्न स्तरीय वृद्धि मुख्य समस्या है। घरेलू उत्पादन और अनुसंधान एवं विकास पर पूंजीगत व्यय में कमी, इसके साथ अस्पष्ट निर्णय प्रक्रिया, अधिकारियों द्वारा लाल फीताशाही और एकाधिक निर्णयकर्ता होने की वजह से रक्षा खरीद प्रक्रिया में विलंब होता है। आइए अब घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किए गए उपायों को जानते हैं। रक्षा मंत्रालय ने हथियारों, प्लेटफॉर्म और उपकरणों सहित 101 वस्तुओं की एक सूची की घोषणा की है। इस सूची में शामिल वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध होगा। पूंजीगत खरीद बजट का 2 भागों में विभाजन किया गया है, जिसमें है घरेलू और विदेशी खरीद बजट। रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स स्थापित किया गया है। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के प्रारूप में खरीद में स्वदेशी सामग्री अनुपात में वृद्धि की गई है। खरीद प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन किया गया है। अगली खबर पर्यावरण से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप ने मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी पर परस्पर संबद्ध 3 संकट, जिसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का ह्रास और प्रदूषण, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के कल्याण के सामने अस्वीकार्य जोखिम उत्पन्न करते हैं। आइए अब रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष जानते हैं। पिछले 50 वर्षों में मानव जनसंख्या दोगुनी से अधिक हो गई है और पदार्थों का निष्कर्षण, प्राथमिक ऊर्जा का उत्पादन आदि सभी 3 गुना से ज्यादा हो गया है। पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा के लिए वैश्विक लक्ष्यों में से किसी की भी संपूर्ण रूप से प्राप्ति नहीं हुई है। इसमें जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना और इसके आईटी जैव विविधता लक्ष्य शामिल हैं। विश्व की अनुमानित 8 मिलियन पादप प्रजातियों और 1 मिलियन पशु प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा विद्यमान है। पर्यावरणीय ह्रास की वजह से निर्धनता और भुखमरी को समाप्त करने, स्वच्छ जल और स्वच्छ परिवेश प्रदान करने और असमानताओं को कम करने सहित सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में अब तक प्राप्त की गई प्रगति विनष्ट हो रही है। विश्व के 10% वन क्षेत्र वर्ष 1990 से अन्य भूमि उपयोग के लिए रूपांतरण के कारण नष्ट हो गए हैं। सर्वाधिक परिवर्तित और विकृत पारिस्थितिकी तंत्र में आर्द्रभूमियां केवल 15% शेष ही शामिल हैं। 60% मत्स्य भंडारण अधिकतम संधारणीय उत्पादन के अंतर्गत आते हैं और केवल 7% ही शेष रह जाते हैं। समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण वर्ष 1980 से 10 गुना बढ़ गया है, जो 60 से 80% समुद्री मलबे के लिए उत्तरदायी है। यदि रिपोर्ट में प्रस्तुत सुझावों की बात करें तो प्रकृति आधारित समाधान जैसे कि स्थानीय वृक्षों के साथ पुनर्वनीकरण, निम्नीकृत भूमि की पुनर्स्थापना आदि किए जाने चाहिए। ब्लैक कार्बन, धरातलीय ओजोन और मीथेन जैसे अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों को कम करना कम अवधि में जलवायु तापन की दर को कम करने के लिए सबसे प्रभावी विकल्पों में से एक है। आर्थिक और वित्तीय प्रणालियों में परिवर्तन करना चाहिए। पूर्ण प्राकृतिक पूंजी लेखांकन को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। जैव विविधता के लिए महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, जैसे कि विस्तारित और संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में सुधार करना आदि। अगली खबर आरटीआई से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार अधिनियम में संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रस्तुत नहीं करने पर सरकार की आलोचना की। याचिका में ये रेखांकित किया गया है कि सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 और इसके नियम केंद्रीय सूचना आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को बाधित करते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग को आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत स्थापित किया गया था। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं।
आइए अब दोनों में अंतर को समझाते हैं। आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC और अन्य सूचना आयुक्त केंद्रीय या राज्य स्तर पर 5 वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण करेंगे, जबकि वर्ष 2019 में संशोधन किया गया तो इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया और नए प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त के लिए कार्यकाल को अधिसूचित करेगी। आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत CIC का वेतन मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर और अन्य सूचना आयुक्तों का वेतन चुनाव आयुक्तों के वेतन के बराबर होगा। वहीं 2019 के संशोधन में केंद्र और राज्यों में पदस्थ सभी CIC और ICs के वेतन, भत्ते एवं सेवा संबंधी अन्य नियम एवं शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। CIC और IC की नियुक्ति के समय यदि वे पिछली सरकारी सेवा के लिए पेंशन या कोई अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो उनका वेतन पेंशन की बराबर राशि तक कम हो जाएगा और नए प्रावधानों के अनुसार संशोधनों में इस प्रावधान को हटा दिया गया है। आरटीआई अधिनियम 2019 के संशोधनों की आलोचना ये कहकर की गई है कि ये संशोधन CIC पद के महत्व को कम करते हैं और CIC और IC की स्वतंत्रता को क्षीण करते हैं और राज्यों के क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण करते हैं। रिलायंस जियो उत्तर प्रदेश में $1 बिलियन मूल्य का डेटा सेंटर स्थापित करने की योजना पर कार्य कर रही है। ये योजना भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के मूल्य को वर्ष 2025 तक $1 ट्रिलियन तक बढ़ाने की सरकार की योजना की पृष्ठभूमि में ही प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा डेटा स्थानीयकरण पर भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों में भी डेटा सेंटर्स की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। डेटा स्थानीयकरण या डेटा लोकलाइजेशन किसी भी ऐसे डिवाइस पर डेटा के संग्रहण को संदर्भित करता है जो उस देश की सीमाओं के भीतर मौजूद हैं, जहां डेटा उत्पन्न हुआ है। डेटा सेंटर एक भवन या केंद्रीकृत स्थान के भीतर एक समर्पित सुरक्षित स्थान है जहां कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग उपकरण व्यापक डेटा तक पहुंच, भंडारण, प्रोसेसिंग, वितरण या अनुमति देने के लिए संबद्ध रूप में स्थापित किए जाते हैं। डेटा सेंटर के प्रकारों की बात करें तो 2 प्रकार के डेटा सेंटर्स होते हैं, जिसमें एक है सह स्थानिक डेटा सेंटर या कोलोकेशन डेटा सेंटर। ये एक बड़ा डेटा सेंटर होता है जो तृतीय पक्ष के ग्राहकों को अपने सर्वर या अन्य नेटवर्क उपकरणों को स्थापित करने के लिए रैक स्पेस किराए पर देता है। एज डेटा सेंटर, यहाँ अत्यधिक स्थानीयकृत भंडारण सुविधाएं होती हैं जो प्रभावी ढंग से एक इमारत या किसी भी संगठन में मशीनों के भीतरी समुच्चय और साथ ही साथ बाह्य मशीनों को आंतरिक नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करती है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर हब बनाने, निवेश को प्रोत्साहित करने और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक डेटा सेंटर नीति का प्रारूप तैयार किया है। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी परमाणु निरीक्षण समझौते पर सहमत हुए। ये सहमति उस समय सीमा से पहले ही स्थापित हो गई थी जो ईरान द्वारा उसके परमाणु प्रतिष्ठान की गैर अनुमत जांच बंद करने के लिए निर्धारित की गई थी। आपको बता दें कि ईरान ने इस समझौते पर सहमति ऐसे समय में ही व्यक्त कर दी है जब उस पर से अमेरिकी प्रतिबंध हटाए नहीं गए हैं। वर्ष 2018 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने और ईरान पर प्रतिबंधों को दोबारा लागू करने के लिए अमेरिका संयुक्त व्यापक कार्यवाही योजना यानी ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA समझौते से बाहर हो गया था। JCPOA समझौते पर ईरान और P5+1 जिसमें चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। नए समझौते के तहत IAEA 3 माह तक की अवधि के लिए आवश्यक निगरानी और सत्यापन का कार्य जारी रख सकेगा। हालांकि ईरान JCPOA के साथ हस्ताक्षरित एक अतिरिक्त प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन को निलंबित कर देगा जो IAEA को निरीक्षण के लिए अन्य विकल्प प्रदान करता है। आपको बता दें कि परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु हथियारों के प्रसार के विरुद्ध अन्य संधियां परमाणु निरीक्षण का कार्यभार IAEA को सौंपती हैं। IAEA एक राज्य के साथ सुरक्षा उपायों पर किए गए समझौते के अनुसार निम्नलिखित उपाय करता है। घोषित परमाणु सामग्री और गतिविधियों पर सदस्य राज्य की रिपोर्ट्स की पुष्टि करने के लिए NPT जैसे व्यापक सुरक्षा समझौते करना। इसमें निगरानी तकनीक शामिल है जो IAEA केंद्रों पर स्थापित होती है। IAEA को घोषित परमाणु सामग्री के गैर व्यपवर्तन को सत्यापित करने के लिए सक्षम करना और एक राज्य में अघोषित परमाणु सामग्री और गतिविधियों की अनुपस्थिति का आश्वासन प्रदान करना। आइए अब आपको बताते हैं IAEA के बारे में। IAEA की स्थापना परमाणु तकनीकों के सुरक्षित, संरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1957 में की गई थी। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है। भारत में परमाणु
रिएक्टरों को IAEA सुरक्षा उपायों के अंतर्गत केवल तभी संचालित किया जाता है जब वे रिएक्टर विदेशों से खरीदे गए यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। भारत वर्तमान में रूस, कजाकिस्तान और कनाडा से यूरेनियम का आयात करता है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। भारत ने मॉरिशस के साथ रक्षा और व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर किए गए प्रमुख समझौतों में शामिल है व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता सेस्पा। ये भारत द्वारा किसी अफ्रीकी देश के साथ संपन्न किया जा रहा इस प्रकार का प्रथम समझौता है। सेस्पा के तहत भारत और मॉरिशस सर्जिकल उपकरण, चिकित्सा और वस्त्र उत्पाद जैसी कई वस्तुओं को अधिमान्यता प्रदान करेंगे। भारत से रक्षा परिसंपत्तियों की खरीद को सक्षम बनाने के लिए $100 मिलियन के रक्षा ऋण समझौते यानी डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए गए। परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि स्फूर्ति योजना। हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ने 18 राज्यों में विस्तारित शिल्पियों पर आधारित 50 स्फूर्ति समूहों का उद्घाटन किया है। स्फूर्ति का उद्देश्य पारंपरिक उद्योगों और शिल्पियों को समूहों में व्यवस्थित करना है ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने के साथ साथ उनकी दीर्घकालिक संधारणीयता, सतत रोजगार और उत्पादन की विपणन क्षमता के संवर्धन के लिए सहायता प्रदान की जा सके। स्फूर्ति समूह 2 प्रकार के होते हैं। एक समूह में 2.5 करोड़ रुपए तक की सरकारी सहायता वाले सामान्य समूह होते हैं जिसमें 500 शिल्पी कार्य करते हैं, और दूसरा होता है 5 करोड़ रुपए तक की सरकारी सहायता वाले मुख्य समूह जो 500 से अधिक शिल्पी वाले होते हैं। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSARSM। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए VLSARSM के 2 सफल प्रक्षेपण किए। VLSARSM को भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। ये सी स्किमिंग लक्ष्यों सहित समीपवर्ती विभिन्न हवाई खतरों को निष्क्रिय करने में भी सक्षम है। प्रगत संगणन विकास केंद्र CDAC। हाल ही में रेल मंत्रालय ने CDAC के साथ मिलकर अपने अधिकारियों को इंटरनेट नैतिकता, साइबर स्वच्छता और सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के उपयोग की सर्वोत्तम प्रथाओं में शिक्षित करने की पहल शुरू की है। CDAC सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है। CDAC की स्थापना वर्ष 1988 में सुपर कंप्यूटर्स का निर्माण करने के लिए की गई थी। ये तब से सुपर कंप्यूटर की कई पीढ़ियों के निर्माण का कार्य कर रहा है। इसने वर्ष 1988 में प्रथम सुपर कंप्यूटर परम को विकसित किया था। काला नमक चावल। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश इस चावल को सिंगापुर को निर्यात करेगा। ये एक गैर बासमती सुगंधित चावल किस्म है। इसकी कृषि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में की जाती है। इस चावल की भूसी का रंग काला होने की वजह से इसे काला नमक चावल कहते हैं। ये पैनिकल ब्लास्ट, स्टेम रॉट और ब्राउन स्पॉट जैसे चावलों के रोगों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है। इसके अलावा इस चावल की कृषि के लिए बासमती चावल की तुलना में जल की कम आवश्यकता होती है। इसे बुद्ध का महाप्रसाद या भगवान बुद्ध को अर्पण के रूप में भी जाना जाता है। काला नमक चावल को बौद्ध देशों में बढ़ावा देने के लिए इसे बुद्ध के चावल के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। कुटिया कौंध। ये विशेष रूप से ओडिशा के कालाहांडी में अधिवासित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTGs हैं। इनके परिवार अधिकांश तौर पर एकल और पितृसत्तात्मक होते हैं। किशोर वय कन्या अलग युवा शयन गृह में निवास करती है। वे गैर काष्ठ वनोपज की बिक्री और संग्रह तथा झूम या स्थानांतरित कृषि कार्यों को निष्पादित करते हैं। इस जनजातीय समूह के समक्ष चुनौतियां हैं भुखमरी, अशिक्षा, स्कूलों, स्वास्थ्य, पोषण, भूस्वामित्व तक पहुँच का अभाव, संस्थागत ऋण और गैर काष्ठ वनोपज तक पहुंच की कमी। मांडोवी नदी, इसे महादाई के रूप में भी जाना जाता है। इस नदी का 2/3 अपवाह क्षेत्र गोवा में और शेष महाराष्ट्र और कर्नाटक में अवस्थित है। मांडोवी गोवा के कुछ ताजे जल स्रोतों में से एक है। ये भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के बेलगावी से उद्गमित होकर पश्चिम की ओर गोवा में प्रवाहित होती है। इसके बाद ये पणजी के निकट अरब सागर में विलीन हो जाती है। इस नदी पर कर्नाटक और गोवा दोनों अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद में लिप्त हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।